हेलो दोस्तों, आज हम अपने डे 17 में जो 30 डे की इंपॉर्टेंट नोट सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा कि जो स्पेसिफिक स्टोरेज और जो स्टोरेज कोफिशिएंट होता है वो कौन से फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, ये दो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जो पहला तो होता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर और दूसरा होता है एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ जो आपको फॉर्मूले से याद रखी है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इन्हीं तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात करें तो स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है, तो हमें पता है वाटर गिवन बाय द यूनिट प्लान एरिया व्हेन द पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स बाय 1 यूनिट। तो क्या होता है, हम उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज कोफिशिएंट कहते हैं। और स्टोरेज कोफिशिएंट ही अगर पर यूनिट डेप्थ ऑफ द एक्वीफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्टोरेज बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पता चलता है कि वाटर गिवन बाय यूनिट प्लान एरिया व्हेन द पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स बाय 1 मीटर पर यूनिट डेप्थ ऑफ द एक्वीफर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्टोरेज। और अगर सिर्फ बात करें कि पर यूनिट डेप्थ की बात अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज कोफिशिएंट हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर और एक्सपेंशन ऑफ वाटर पे, ठीक है। तो फिर अगली बात करते हैं, जो डोलोमेटिक लाइमस्टोन होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो कॉम्बिनेशन होता है। तो डोलोमेटिक लाइमस्टोन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा आता है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, ये हमने पहले भी कई बार कर रखा है कि जैसे ये दो स्लीपर हैं, है ना। मान लीजिए ये दो स्लीपर हैं, सॉरी मैं इसको सीधे बनाता हूँ। ये दो स्लीपर हैं, ठीक है, और इनकी विड्थ अगर W है और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस S है, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्या हो जाएगी, S माइनस W/2 हो जाएगी, है ना। और इसको हम कैसे याद करते हैं, 15 20 25, ठीक है ना। 15 20 25 का मतलब क्या है कि नैरो में 15 रहेगा, मीडियम में 15 से 20 रहेगा और ब्रॉड गेज में 20 से 25 रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, 15 20 25, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट आता है कि जो लेंथ थ्योरम होती है उसमें जो हुप स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, B/x² प्लस A। एक्स क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं कि जो A होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर ये देखिए, जो स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, तो अगर इंटरनल प्रेशर लग रहा है P, अगर इंटरनल प्रेशर है P, तो हुप स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, टेंसाइल होगा, ठीक है, टेंसाइल होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, सेंटर पे होगी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, आउटर एज पे होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कब होगा, जब पाइप पे अंदर प्रेशर लग रहा है P। जब आउटर प्रेशर हो जाएगा, मतलब इनर प्रेशर 0 है और आउटर प्रेशर P है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम तो तब भी सेंटर पे ही रहेगा और मिनिमम कहाँ रहेगा, आउटर पे रहेगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब कॉम्प्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क आ जाएगा। फिर बात करें अगर रेडियल स्ट्रेस की, तो देखिए रेडियल स्ट्रेस जब इनर वो रहेगा, प्रेशर रहेगा P, तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्रेशन में रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे, और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होगा, 0, मतलब 0 कहाँ पे हो जाएगा, आउटर पे। उसी तरीके से जब आउटसाइड प्रेशर होगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी। लेकिन इसमें दोनों ही रेडियल केस कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव होगा। और वहीं अगर हुप स्ट्रेस की बात करें तो जब पाइप प्रेशर अंदर लगेगा तो टेंशन होगा, और जब बाहर लगेगा तो कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। फिर जो बात करते हैं, जो स्वे ब्रेसिंग लगाते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए उसका बहुत बेसिक फंक्शन है, स्टिफन द स्ट्रक्चर लैटरली। हम स्ट्रक्चर को जो लैटरल मूवमेंट है उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, स्टिफन कर रहा है। फिर ठीक है, जो स्ट्रक्चर का रेक्टेंगुलर शेप है वो बना रहा है, जैसे कई बार स्ट्रक्चर ऐसे है, अब अगर वो स्वे कर जाएगा तो वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं रहा, वो रोम्बस शेप में हो गया। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्वे ब्रेसिंग लगा देंगे। स्वे ब्रेसिंग लगाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये है तो इसको हम ऐसे डायगनली स्टिफन कर देंगे और यहाँ पे स्वे ब्रेसिंग लगा देंगे, तो ये क्या करेगा, इसको स्वे नहीं होने देगा, ठीक है। कंट्रोल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो स्टेयर केस होता है तो उसमें जो लोड पर मीटर स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल एरिया होता है वो क्या होता है, वो W/R² + T² होता है, ठीक है। तो R क्या है, ये राइजर है, ये T क्या है, ट्रेड है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन या फॉर्मूला पूछा जाएगा कि लोड पर मीटर स्क्वायर एंड हॉरिजॉन्टल एरिया कितना होता है, W/R² + T², ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है कि मैक्स अलाउबल स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू फुटिंग्स कितना हो सकता है, तो 0.5 हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई फुटिंग है और ये कोई फुटिंग है, तो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइन करेगी तो मैक्सिमम स्लोप कितना हो सकता है, 1/2। मतलब कि अगर 1 मीटर का ड्रॉप होगा तो 2 मीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan θ = 0.5 होता है, ठीक है। फिर बात करें कि एवरेज रेजिस्टेंस जो होता है, जो पाइल ड्राइव करते हैं तो वो कितना होता है, ग्राउंड द्वारा कितना जनरेट होता है। तो मान लीजिए हमने ड्राइव किया, हमने कुछ हाइट से हैमर को गिराया, H हाइट से हैमर को हमने गिराया, जो हैमर का मास होगा वो M होगा, ठीक है। अब हमने मान लीजिए पाइल पे लगाया लोड और पाइल 5 सेंटीमीटर सेटल कर गया है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है कि R = mg × h/x + 1 हो जाता है, ठीक है। H क्या है, हाइट ऑफ फॉल है, M क्या है, मास ऑफ हैमर है, और X क्या है, वो जो 5 सेंटीमीटर पाइल सेट किया है, ठीक है, एवरेज सेट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, R = mg h/x + 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें जंप इफिशियंसीज की, तो हमें पता है जंप इफिशियंसी क्या होती है, जो जंप के पोस्ट एनर्जी होती है और जो जंप के प्री एनर्जी होती है उसी का रेशियो क्या होता है, जंप इफिशियंसी होती है, ठीक है। कितना एनर्जी हम रिटेन कर पाए हैं, है ना। फिर अगर बात करें रिलेटिव एनर्जी की,
तो क्या हो जाएगा, जब उसको E1 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस डेल्टा ई, जो एनर्जी लॉस हो गया वो डिवाइडेड बाई E1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस रिलेटिव एनर्जी लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, फिर जो अगला पॉइंट हमारा कि जो स्मॉग होता है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तुम्हें पता है 2 टाइप के स्मॉग होते हैं, ग्रे स्मॉग और ब्राउन स्मॉग। ठीक है, तो देखिए ग्रे स्मॉग सल्फ्यूरस स्मॉग भी होता है, इसको और कौन सा स्मॉग बोलते हैं, लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर की वजह से होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ग्रे, सल्फ्यूरस और लंदन स्मॉग ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर अगर बात करें ब्राउन स्मॉग की, तो ब्राउन स्मॉग कहाँ होता है, लॉस एंजलिस स्मॉग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि लंदन जो है वो ग्रे में था, लॉस एंजलिस जो था वो ब्राउन था। ठीक है, फिर क्या रिडक्शन फैक्टर्स की बात करें तो जो हमारे लॉन्ग जॉइंट है, तो हमें पता है कि अगर लॉन्ग जॉइंट की लेंथ जो है वो 15 डाया से बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसे हम लॉन्ग जॉइंट काउंट करते हैं। तो जो बीटा होगा, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जिसे हम रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, कितना हो जाएगा, 1.075 माइनस LG बाई 200D होता है। तो यहाँ देखिए मैंने 200D लिखा है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 0.5% ऑफ डी। ठीक है, 0.5% ऑफ LJ बाई डी। ठीक है, तो 0.5% ऑफ LJ बाई डी का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड चीज़ यही होती है, स्टेटमेंट में कई बार लिख के आती है कि 1.075 माइनस 0.5% ऑफ LJ बाई डी का रेशियो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा फैक्टर आ जाएगा। तो 0.5% क्या है, 1/200 है। ठीक है, फिर अगर बात करें कि अगर वेल्डिंग में बात करें तो अगर लॉन्ग जॉइंट कब होगा, जब 150 थ्रोट थिकनेस से ज़्यादा लेंथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसे लॉन्ग जॉइंट मान लेंगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 माइनस 0.2 LJ बाई 150 TT हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर अगर ग्रिप लेंथ की बात करें तो ग्रिप लेंथ का मतलब क्या है कि 2 प्लेट्स हैं, देखिए 2 प्लेट्स हैं, है ना। अभी इसको हमने ऐसे बोल्ट से या रिविट से किया होता तो ये क्या लेंथ कहलाएगी, ये ग्रिप लेंथ कहलाएगी। तो इस ग्रिप लेंथ की भी स्पेसिफिकेशन है कि ये 5D से बड़ी अगर हो जाएगी तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम लॉन्ग ग्रिप लेंथ मान लेंगे। तो इसका रिडक्शन फैक्टर निकालेंगे तो 8D/3D प्लस LG हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रिडक्शन फैक्टर 8D/3D प्लस LG हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि पैकिंग प्लेट की वजह से, तो पैकिंग प्लेट हमें पता है कि जब हम जैसे यहाँ पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी प्लेट है वो डिफरेंट थिकनेस की, मान लीजिए ये 10 mm की है और ये 6 mm की है, तो हमें 4 mm की पैकिंग प्लेट यहाँ पे लगानी पड़ेगी तभी ये कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो ये जो पैकिंग प्लेट लगाने की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी वो कितनी होगी, बीटा = 1 माइनस 0.0125 T ऑफ पैकिंग। टी ऑफ पैकिंग मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। ठीक है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट हमारा एक बिटवीन टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड की हम बात करें तो देखिए जो टाइम मीन स्पीड होती है वो क्या होती है, अरिथमेटिक मीन होती है, और जो स्पेस मीन स्पीड होती है क्या होती है, हार्मोनिक मीन स्पीड होती है। तो VT इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन VS हो जाएगा, मतलब टाइम मीन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ हो जाएगी तो VT इज क्या हो जाएगा, VS प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन VS। सिग्मा इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि जो प्रेशर ड्रॉप का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, ΔP/½ ρV स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ जंप, जो फ्राउड नंबर की वैल्यूज होती है उसके बेसिस जो डिफाइंड है, तो हमें पता है 1 से अगर 1.7 है तो क्या हो जाएगा, अनड्यूलर हो जाएगा। 1.7 से 2.5 है तो वीक हो जाएगा। 2.5 से 4.5 है तो ऑक्सीलेटिंग, और 4.5 से 9 है तो स्टेडी, और ग्रेटर देन 9 होते स्ट्रॉन्ग और चॉपी हो जाएगा। तो अनड्यूलर, वीक, ऑक्सीलेटिंग, स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग एंड चॉपी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लगभग एवरी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर बात करें कि जो लेंथ ऑफ केबल होती है वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब जैसे मान लीजिए केबल है और दोनों सपोर्ट्स कहाँ पे हैं, सेम लेवल पे हैं, और ये क्या एक्सियल डिस्टेंस है L और ये अलोंग द केबल डिस्टेंस क्या है S है। तो अलोंग द केबल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि जो केबल की कैटनरी इक्वेशन होती है उसको dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में 0 से L इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, केबल की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो S = क्या हो जाएगा, L प्लस 8h² प्लस 8h²/3L। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सियल लेंथ है वो तो L है, ठीक है, लेकिन जो कैटनरी लेंथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो L के अलावा वो क्या है, 8h² + 3L। तो अगर आपसे एक्स्ट्रा लेंथ पूछ दे कि अगर उस केबल को स्ट्रेट करें, ऐसे शेप से स्ट्रेट कर दें तो जो एक्स्ट्रा लेंथ आएगी वो कितनी होगी, तो 8h² + 3L। आपको ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर कौन कौन सी गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन <1 और CO2 एंड अदर्स <1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट आता है कि जो अगर UVL लगा हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हो, ठीक है, एक एंड पे 0 हो, एक पे W मैक्सिमम हो, तो रिएक्शन कितनी होगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए ½ × W × L करेंगे तो WL/2 तो टोटल लोड हो गया। तो WL/ टोटल लोड है तो क्या हो जाएगा, उसका जो मैक्सिमम पोर्शन होगा वो B के पास आएगा, और जो उसका छोटा पोर्शन होगा वो किसके पास आएगा, A के पास आएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखिएगा, यहाँ पे WL/6 होगा और यहाँ पे WL/3 होगा, राइट।
तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो अगला पॉइंट है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, WL²/9√3 हो जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ L√3 फ्रॉम ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, L से L/√3 पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है कि बॉन्ड स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, तो देखिए जो एक्चुअल वेरिएशन होता है वो तो पैराबोलिक होता है ना। एक्चुअल वेरिएशन कैसा है, वो तो पैराबोलिक है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रेस कम होता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द एंड होगा, जहाँ पे हम उसको पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईएस कोड ने क्या अज्यूम किया है, आईएस कोड ने ये कहा है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लीनियर अज्यूम करेंगे और यूनिफॉर्म अज्यूम करेंगे, है ना। तो आईएस कोड ने इसको यूनिफॉर्म प्रेशर अज्यूम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस शुरुआत से लेके एंड तक वो क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर है, जैसे हम पुल आउट करने की कोशिश करें। तो अगर क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू आईएस 456 तो यूनिफॉर्म, और अगर बॉन्ड स्ट्रेस वेरिएशन सिंपली आपसे पूछे तो आप पैराबोलिक बताएंगे, ठीक है। फिर जो अगली चीज़ आती है ग्रेड रेजिस्टेंस एंड रेलवे हम कितना लेते हैं, तो 10 kg पर टन पर 1% चेंज इन ग्रेड हम लेते हैं, ठीक है। फिर बात करें कि अवेलेबल रिमपुल कितना होता है, तो ठीक देखिए रिमपुल क्या होगा, मैक्सिमम रिमपुल जो अवेलेबल है हमारे पास, फिर जो माइनस रोलिंग रेजिस्टेंस हम कर देंगे और प्लस माइनस ग्रेड रेजिस्टेंस। प्लस माइनस क्यों किया हमने, तो अगर प्लस कब आएगा, जब डाउन ग्रेड में हम जा रहे हैं, और जब ऊपर जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कम करेगा। तो अवेलेबल रिमपुल हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर बात करें सीजर क्रॉस ओवर की, इसके पहले मैंने जो बताया था उस पर देखिए मैंने 22 ऑप्ट्यूज लिखना था, वो गलती से 20 ऑप्ट्यूज लिख गया था, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 2 ऑप्ट्यूज एंगल और 6 एक्यूट एंगल होता है एक सीजर क्रॉस ओवर में, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है हमारा कि जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ मॉडल है वो कौन कौन से मॉडल से जनरेट किया जा सकता है, तो क्लार्क एंड नैश मॉडल से, हार्मोनिक एनालिसिस से, या डुहामेल्स इंटीग्रल से। ये तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आईयूएस को डेवलप कर सकते हैं। फिर ट्रैप एफिशिएंसी की बात करें तो क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो का ये क्या होता है, फंक्शन होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेम ही क्वेश्चन है। फिर बात करें कि ऑर्डर ऑफ फेस चेंजिंग थियोडोलाइट क्या होता है, अगर हमें थियोडोलाइट का फेस चेंज करना, फेस का मतलब क्या है कि अगर एक बार हम बात करें कि फेस लेफ्ट है और हमें जाना है फेस राइट में, ठीक है, तो फेस लेफ्ट से फेस राइट में जाने का जो प्रोसेस होगा क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले ट्रांजिटिंग करेंगे। ट्रांजिटिंग का मतलब क्या, ट्रांजिटिंग को रिवर्सिंग और प्लंजिंग भी बोलते हैं ना, कि जब हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल एक्सिस में रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग और रिवर्सिंग बोलते हैं ना। तो पहले हम टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको स्विंगिंग करेंगे, मतलब अब उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेंगे अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो क्या कहलाएगा, वो स्विंगिंग कहलाएगा ना। तो ट्रांजिटिंग देन स्विंगिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि फेस लेफ्ट से फेस राइट जाना है या फेस राइट से फेस लेफ्ट जाना है, तो प्रोसेस यही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फेस लेफ्ट की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है, जो स्केल होती है हमारे लेफ्ट साइड में होती है, और बबल क्या होता है, अप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं। और फेस राइट की बात करें तो जस्ट वही राइट साइड में जाता है, बबल डाउन हो जाता है, ठीक है, और उसको टेलीस्कोप इन्वर्टेड पोजिशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है, फिर जो अगला पॉइंट है कि अर्थक्वेक इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, या फिर जिस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस हम करें कि अर्थक्वेक इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सके। तो देखिए उसको हम बेस आइसोलेशन कर सकते हैं। बेस आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर और जो सब स्ट्रक्चर है दोनों को सेपरेट रखें, तो उससे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी या फिर जो डैम्पिंग एनर्जी, जो ऑक्सीलेटिंग एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म आते हैं, वो हम सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर के बीच में इंस्टॉल करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, साइज्मिक डैम्पर लगा सकते हैं। साइज्मिक डैम्पर का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन को डैम्प करता है। और सबसे आइडियल कौन सा है, या मतलब जिसको जनरली हम इस्तेमाल करते हैं वो था फ्रिक्शन डैम्पर। फ्रिक्शन डैम्पर का नाम ही मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिसिपेट करता है, फ्रिक्शन से डिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसके अलावा इन्फोर्समेंट डक्टाइल डिटेलिंग में आपको पता है कि उसमें अलग तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म से जो बिल्डिंग हम इंस्टॉल करते हैं अर्थक्वेक रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, अर्थक्वेक इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा बेस आइसोलेशन और साइज्मिक डैम्पर। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, इसको हम शीयर वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी देते हैं, वो स्ट्रक्चर को काफ़ी रिजिड बनाता है अर्थक्वेक से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज का पॉइंट था, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियोज़ अगर कई बार लेट भी आते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय का कांस्टेंट रहता है जिसके चलते वीडियोस कई बार लेट हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग में, मिलेंगे अगले वीडियो।